Hello everyone. Today we are going to discuss about magnetic field at the center of current carrying coil. And last time we have discussed about magnetic field due to state conductor carrying current. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी, उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यानी एक सर्कुलर लूप होगा या सर्कुलर कॉइल होगी जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा होगा और उसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि जहाँ करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको खुद से सोचना है, इनडायरेक्टली कोई आपको बताएगा नहीं बार बार, क्योंकि चार्ज वहाँ पे मोशन में है और चार्ज जब भी मोशन में होगा ऑलवेज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो आज हम कॉइल के सेंटर पे कैलकुलेट करने वाले हैं और साथ ही हम इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में वो भी हम सोल्व करेंगे. तो ये लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है, वॉच टिल द एंड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, आपको दिख रहा है ये करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल ऐसे. इसमें आई करंट बच्चों फ्लो हो रहा है, आई करंट, ठीक है. ये मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई बच्चों, ये एरो से, ठीक है. ये करंट इसमें जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है और ये बैक आ रहा है करंट. अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है. ओ कॉइल का सेंटर, ओ क्या कॉइल का सेंटर, ठीक है. अभी किसकी एप्लीकेशन है? बायोट सेवरेट लॉ की. और बायोट सेवरेट लॉ ने हमें ये बताया, हम कंप्लीट लेंथ के कारण या कंप्लीट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है. ये हमें सिर्फ बताता है स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, यानी ये वायर है या कोई भी उसी मेटेरियल है उसके इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके, ठीक है, स्मॉल पोर्शन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक, उसकी एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे हम बायोट सेवरेट लॉ का डेफिनेटली यूज करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन ही किसकी है? बायोट सेवरेट लॉ की. और ये सेकंड एप्लीकेशन है. इसके बाद एक एप्लीकेशन और बचेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल. एक्सिस पे और कैलकुलेट कर लेंगे. इसके बाद बायोट सेवरेट लॉ कंप्लीट. ओके, तो मैंने क्या माना है वो आप देख लो एक बार. ये आर्टिकल बच्चों काफ़ी सिंपल आर्टिकल, आराम से समझ में आएगा स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है. कंसीडर ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर. ये आपके सामने एक सर्कुलर क्वाइल है, इसकी रेडियस आर है बच्चों, ये रेडियस आर है, सेंटर ओ है. ओके, लेइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर. और ये क्वाइल जो लाई कर रही है प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, यानी यहाँ पे जो लाई कर रही है लेइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है यहाँ तो. और वहाँ नोटबुक में क्या लिखोगे? प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. लेइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, या प्लेन बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है. आप इसको बनाओगे नोटबुक में तो क्या लिखोगे? लेइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर. लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर कॉइल. इस कॉइल के अंदर बच्चों जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है साफ, ठीक है. आगे, सपोज द कॉइल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट. और ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी आइडियल, अगर मैं एक यहाँ पे छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ तो आइडियल यहाँ पे होगा, आइडियल भी यहाँ पे बन सकता है, ऐसे डीएल यहाँ पे होगा, डीएल काफ़ी एलिमेंट है. यानी कॉइल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट, यानी यहाँ भी डीएल मान सकते हैं, स्मॉल पोर्शन कॉइल का डीएल डीएल. तो इसके अंदर काफ़ी सारे करंट एलिमेंट है, काफ़ी सारे करंट एलिमेंट है. तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों? कंसेप्ट ये रहेगा, हम एक करंट एलिमेंट के कारण कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा कंप्लीट. कॉइल ने कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है एट द सेंटर ऑफ कॉइल. ओके, ईच ऑफ लेंथ डीएल. और प्रत्येक जो एलिमेंट हमने मानना है उसकी लेंथ कितनी है? डीएल है. आई तो इसमें फ्लो हो रहा है, मैंने आपको बताया डीएल वैसे तो कैसी क्वांटिटी स्केलर लेंगे, आई डीएल कैसी क्वांटिटी? वेक्टर. तो करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है और डीएल है तो ये क्या होगा? करंट एलिमेंट, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया वेक्टर, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये मैंने करंट एलिमेंट यहाँ पे सोल्व कर दिया, ये करंट एलिमेंट मैंने सोल्व किया है. आप इसकी लेंथ
कितनी भी दिखा सकते हो, मैंने इतनी इसकी लेंथ दिखा दी, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये एरो से दिखा रखा है मैंने, इतना पोर्शन। अब आपको पता है ये कॉइल की रेडियस है और सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कल की रेडियस, सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल मेंटेन करता है वो कितना मेंटेन करता है बच्चों, 90। ये ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ रखी है लोअर क्लासेज में कि सर्कल की रेडियस, सर्कल के प्रत्येक पार्ट पे एंगल कितना सस्टेन करता है, 90। ओके, तो ये आई डी एल और आर के बीच एंगल कितना है, 90। अब हम यूज करते हैं बायोट-सैवरट लॉ का। अब मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट्स लॉ। अब क्या कहता है बायोट-सैवरट लॉ हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है एज शोन इज गिवन बाई। हम उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल बनेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब। ये तो मैंने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में बच्चों। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बता रखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आर क्यूब मिलेगा, एक आर यहाँ पे आएगा, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आपको एज आई डी एल इज परपेंडिकुलर टू आर, यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना है, आई डी एल और आर के बीच एंगल कितना है, खुद देख लो आप। ये सर्कल की रेडियस है और डी एल एलिमेंट ऐसे है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच, 90। तो यानी थीटा यहाँ पे कितना है, 90, और थीटा अगर 90 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ओके, लेकिन हमें तो क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण आया है। तो एक बात आपको बता देता हूं, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट। हम यहाँ भी मान सकते हैं करंट एलिमेंट, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी करंट एलिमेंट होंगे, यहाँ भी मान सकते हैं, छोटे छोटे काफ़ी करंट एलिमेंट होंगे, आइडियल। लेकिन हमें तो कंप्लीट कॉइल के कारण कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो वेक्टर को हम सिंपली तो ऐड नहीं कर सकते लाइक नंबर, तो हमें इसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। आपको जैसे मैंने बताया था, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। तो फिंगर हम पहले करेंगे, कौन साइड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की साइड से हम जाएंगे, सेकंड वेक्टर की तरफ जाएंगे। और जिधर हमारा ऐसा करने पर जिधर हमारा थंब इंडिकेट होगा, या जो हमारा थंब जो भी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन किस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे देखो डीएल है, तो डीएल तो ऐसे है, तो फिंगर ऐसे कर लिया। डीएल से किधर जाएंगे, आर की तरफ। डीएल से मैं जा रहा हूँ फिंगर को आर की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। और आप वहाँ क्या लिखोगे, आप इसको बनाओगे नोटबुक में, इनटू द पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड, ठीक है। डीएल से, ये डीएल की तरफ कर लिया फिंगर, डीएल से फिंगर को किसी तरफ लेके जाना है, आर की तरफ। और जब उस कंडीशन के अंदर थंब हमारा इस साइड इंडिकेट कर रहा है तो वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, आई होप
इट विल बी क्लियर टू डायरेक्शन। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे एक करंट एलिमेंट मानता हूं मैं, यहाँ पे डीएल ऐसे मान लिया, डीएल से फिर मैं जाऊंगा आर की तरफ, तो आर तो ऐसे रहेगा, तो फिर वो भी अंदर की तरफ। अगर ऐसे यहाँ पे मानता हूं तो डीएल, ये डीएल हो जाएगा और ये हो जाएगा आर, ये आर हो जाएगा, ये रेडियस है ना, तो ये डीएल से आर की तरफ जाऊंगा तब भी थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो हर बार आप देखोगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस केस के अंदर, ठीक है, इनवर्ड की तरफ आ रही है। यानी जितना भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होगा सभी करंट एलिमेंट के कारण, यहाँ माना, उसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन होगी सभी की, और वह क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। यानी अब हम ऐड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में, अगर दो वेक्टर हो और सेम डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो जस्ट ऐड देम, ठीक है, तो उनको ऐड करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था ऐड कर दो चाहे इंटीग्रेशन कर दो, सेम बोथ है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात मैंने यहाँ पे ठीक है एस्केप की है बच्चों, कौन सी की, कॉइल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल करंट एलिमेंट विल बी इनवर्ड। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और नहीं लिखोगे तब भी कोई मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा फिजिक्स में रूल है, पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, +1 से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है काफ़ी बार। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इक्वेशन सेकंड का ऑन बोथ साइड, फिर वहां से जो हमें मिलेगा रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा वो हम देखते हैं। देखो अब जरा इसका इंटीग्रेशन करूंगा, डीबी का इंटीग्रेशन तो बी आएगा और इसका इंटीग्रेशन का म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले ली जाती है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई है, आई जितना भी पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है और कॉइल की रेडियस भी कांस्टेंट है। देखो जो कॉइल हमने ली है उसकी पर्टिकुलर रेडियस होगी, करंट फ्लो करवाएंगे तो रेडियस तो ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये डीएल, ये है डीएल, ठीक है। अब डीएल बच्चों क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ये डीएल ऐसे, यहाँ पे काफी डीएल होंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन, यानी डीएल हमें सभी डीएल को ऐड करना है। सभी डीएल को ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप या कॉइल, जो भी हमने कॉइल माननी है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा बच्चों। किसके बराबर आ जाएगा, सरकमफ्रेंस के, ठीक है। तो डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, डीएल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। मैं यहां लिख देता हूं डीएल क्या होगा, सरकम फ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, जो हमने लूप माना है या कॉइल मानी है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यू नो वेरी वेल इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, तो यहां से आर को उड़ा दो यहाँ से, तो कितना बच गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई 2 पाई अपॉन में आर, ये बच गया, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एक, ठीक है, सर्कुलर लूप के कारण सिंगल। अब मान लो जो हमने कॉइल ली है, जैसे कि आपने देख रखी है हीटर की कॉइल है, हीटर कॉइल ऐसे देख रखी है, ठीक है।
हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो आप बोलते हो वो ऐसे होता है सर्कुलर, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो पर्टिकुलर वैल्यू तो क्रिएट होगी ना, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मान लो अभी तो मैंने सिंगल कॉइल के कारण कैलकुलेट की है, अगर आपके पास कितनी कॉइल हो, कॉइल की कितनी टर्न हो, एन टर्न हो, तब क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करो जस्ट, 4 n turns in coil, it will be equal to mu naught upon 4 pi I r 2 pi n, 2 pi n, ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो चाहे 2 pi n, ठीक है। तो ये आ गया, अगर कॉइल के पास कितनी टर्न है, n टर्न है, ठीक है। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल के बराबर हो गया आई आर, ठीक है। अब 2 पाई एन क्या है, एंगल सबस्टेंडेड, टेंडेड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, यानी किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर इंटू में एंगल 2 पाई एन, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है बच्चों। अगर सिंगल का आपको कैलकुलेट करना है तो जस्ट आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7, 2 पाई की वैल्यू आप पुट कर दो, आई आपको गिवन होगा, कॉइल की रेडियस गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अगर कॉइल के पास एन टर्न है तो पहले एक के करंट कैलकुलेट कर लो, जितनी भी टर्न है 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल गिवन है तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम चेकआउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हम चेक करेंगे। बच्चों अब हम चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो मैंने आपको आर्टिकल के अंदर ये सब कुछ बता दिया था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हमने केस जो किया था डिस्कस, उसके अंदर क्या था, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। यानी आप इसको बनाओगे नोटबुक में तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हमने वो बनाया डायग्राम। अब आपके सामने एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप एक बार अच्छे से देख लोगे इसको। ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये लाई कर रही है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। ऐसे नहीं है ये कॉइल, ऐसे ही लाई कर रही है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ताकि आपको, ठीक है, इसको समझने में आसानी रहे। इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन जो फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन मैंने बच्चों इंडिकेट की है। इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये एरो से मैंने ऐसे जा रहा, ये ऐसे करंट आ रहा, ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस, ये एरो, ये करंट की डायरेक्शन। ये जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है, जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये इनकी डायरेक्शन कैसे आई ये हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। अभी तक देखो, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इनका ना इनका, लेकिन सेंटर पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। सेंटर पे लाइन कैसे आ गई, स्ट्रेट आ गई, ठीक है। देखो कॉइल के सेंटर पे कैसे आ गई, स्ट्रेट आ गई लाइन ये। अब कॉइल के सेंटर पे स्ट्रेट लाइन आ गई तो ये कैसे आ गई, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल आप इसको बोल सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। क्या कहता है राइट हैंड रूल? अभी तक जो हमने पढ़ा था, देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कर्वेचर ने किसकी डायरेक्शन दी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फिंगर का जो कर्वेचर था ना, उसने किसकी डायरेक्शन दी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, हमारा जो फिंगर का वो होगा ना कर्वेचर, वो हम करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में करेंगे। और
थंब हमें जो देगा सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो देखो कि आपको जैसा कि पता है यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फिंगर का कर्वेचर ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं? ठीक है, ऐसे होगा फिंगर का कर्वेचर। थंब किधर आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बीच में होगी, सेंटर पे या सेंटर के नज़दीक होगी, वो कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट। एक बार इस रूल को हम पढ़ते हैं, राइट हैंड रूल। इफ़ वी होल्ड द थंब ऑफ राइट हैंड, ठीक है, इफ़ वी होल्ड द थंब ऑफ राइट हैंड, ये राइट हैंड है और ये थंब है, राइट हैंड के बाद लिख रखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ग्रिप ऑफ फिंगर। ये ग्रिप ऑफ फिंगर के क्या? परपेंडिकुलर, सच दैट दी, ठीक है, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कर्वेचर ऑफ फिंगर किसकी डायरेक्शन बताई? करंट की। इन द वायर लूप देन द थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ करंट लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा थंब, बट सेंटर पे या सेंटर के नज़दीक। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐसे बताया करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करने का, इफ़ द रेडियस ऑफ लूप इज वेरी लार्ज, ये लूप जो हमने लिया है उसकी रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द सेंटर ऑफ करंट लूप इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट क्या होंगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा सेंटर ऑफ कॉइल पे। अगर जो हमने लूप कंसिडर किया है, सर्कुलर कॉइल कंसिडर की है, उसकी रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कैसा मिलेगा? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी विल ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसे आ गई? अब ये पोर्शन बच्चों कैसे बिहेव कर रहा है? देखो ये पोर्शन तो बिल्कुल यहाँ पे हमने ये वाला केस तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह वो कर रहा है, बिहेव कर रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो अगर मैं इतना पोर्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, इतना, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लाइक ए स्ट्रेट कंडक्टर। वी विल अज्यूम लाइक ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। ठीक है, अब ऐसे आ रही है डायरेक्शन, अगर ऐसे आ रही है करंट की डायरेक्शन बच्चों कैसे आ रही है? ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो हमें ये ऐसे कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमें ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और इधर। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। ये ऐसे आ रही लाइन, लेकिन बोर्ड पे ऐसे नहीं दिखा सकते हम। ठीक है, ये लाइन ऐसे आ रही है, यानी अगर आप ये जो मैंने बनाया इसको ऐसा कर दो ना, जैसे ये आपको ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे कर दो, फ्लैट कर दो, तो ऐसे लगेगा ये। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन बच्चों आ रही है। तो ये हमने डायरेक्शन चेक कर ली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। एक बात ध्यान रखना है, सेंटर पे कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर कॉइल की रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी यूनिफॉर्म। बच्चों अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्कुलर कॉइल्स। अभी तक जो बात की थी वो सिंगल कॉइल की बात की थी। सिंगल कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया और उसकी डायरेक्शन भी चेकआउट कर ली। अब बच्चों अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉइल हो, अगर दो कॉइल हो, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है और दोनों का सेंटर कॉमन हो, सेंटर के ऊपर अगर आपसे पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, या कोई भी एक कॉइल ऐसे और दूसरी कॉइल ऐसे है और कोई आपस में एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है, तब आपसे पूछ ले कि सेंटर पे कितना बनेगा उनके, यानी कंसेंट्रिक कॉइल की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इस लेक्चर के जो न्यूमेरिकल है वो आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। वैसे अगर आपने ये सब सीख लिया अब जो मैं करवाने वाला हूँ, तो सारे न्यूमेरिकल ठीक है विद द गारंटी सोल्व आउट हो जाएंगे। जस्ट आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ठीक है, इसका केस नंबर जो फर्स्ट है इस पे काफ़ी बार न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट पे जो हम पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, तो चलो इनको एक बार स्टडी करते हैं। आपको जस्ट ये फॉर्मूले ध्यान रखने, ये रूल ध्यान रखने, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, वैल्यू पुट करनी है। देखो चलो अभी हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। दो कॉइल है लेकिन दोनों कैसी कॉइल है, कंसेंट्रिक कॉइल है, यानी दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोफ किया गया है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैंने सोफ किया, दो कॉइल है। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर सपोज टू बी ओ है, दोनों का ओ सेंटर है। एक कॉइल ऐसे है बच्चों और एक कॉइल क्या है, ऐसे। ठीक है, एक ऐसे है और एक ऐसे, एक आपकी तरफ आ रहा है करंट, I2 करंट आपकी तरफ आ रहा है और ये ऐसे है। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला सभी को पता है, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, बी बराबर, अभी तो कैलकुलेट किया था बच्चों, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया म्यू नोट आई अपॉन 2r। आप ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। ये मैंने इतना इसलिए लेफ्ट कर दिया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू नॉन होती है, जल्दी से पुट करोगे कैलकुलेशन ईज हो जाएगी, 10 की पावर -7 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, म्यू नोट आई अपॉन 2r, म्यू नोट आई अपॉन 2r सेंटर की पावर। ओके जस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम सिंपली ऐड थोड़ी कर सकते हैं। डायरेक्शन चलो इस कॉइल के कारण देखते हैं, इस कॉइल के सेंटर पे। अब कॉइल ऐसे है तो मैंने यहाँ पे यूज करेंगे राइट हैंड रूल। तो ऐसे कॉइल है तो करंट ऐसे जा रहा है कॉइल में, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। थंब जिधर हमारा इंडिकेट करेगा सेंटर ऑफ कॉइल, वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस कॉइल का जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये बी वेक्टर। अब बात करते हैं सेकंड कॉइल की जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि ये I2 करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो ऐसे फिंगर करेंगे हम करंट की डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। थंब किधर जा रहा है, इन दिस डायरेक्शन, तो ये B2 डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब एंगल कितना बना दोनों के बीच, 90। अब आपने एक रूल पढ़ रखा है, सिंपल सा रूल है, दो वेक्टर रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फॉर्मूला है। R बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये वेक्टर के लिए वैलिड है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कितना है, 90 है, तो कोस 90 0, तो कितना हो जाएगा 0, ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है, कोई भी दो वेक्टर a स्क्वायर प्लस b वेक्टर उसका रूट। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा फाइनल रिजल्ट सेंटर पे कितना मिलेगा, दो कॉइल के कारण जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 हो दोनों कॉइल के बीच, तो ये रिजल्ट मिलेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर उसका रूट। b1 की वैल्यू आपको पता ही, अभी बताया था, ना, अभी तो लिखा था म्यू नोट आई बाई 2r, ये है वैल्यू। ठीक है, ये इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ ही अगर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है और दोनों की रेडियस सेम है तो और भी आसान हो जाता है। b इक्वल टू रूट 2b1, एक का कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस इज ओवर। सेकंड, इफ टू कंसेंट्रिक कॉइल इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल थीटा देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर वो पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड नहीं है, यानी अननोन एंगल पे इंक्लाइंड है, हमें नहीं पता वो कितना एंगल है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे b स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कोस थीटा। थीटा जितना भी एंगल गिवन होगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जस्ट इसका ही ये मानो ना, ठीक, इस केस का ये वाला केस फर्स्ट क्या था, स्पेशल केस था। तो यहाँ मैंने सोल्व किए, दो पर्टिकुलर कॉइल किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये डायरेक्शन मैंने सोल्व किया है। जस्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंगल की वैल्यू गिवन होगी, आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड केस, मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियस R1 R2 हैविंग टर्न्स N1 N2 in the same in which the same current I is flowing in anti-clockwise direction। देखो बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, दो कॉइल है, प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रही है, आप इसको बनाओगे नोटबुक में तो प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, टर्न्स है N1 N2, रेडियस है R1 R2, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो ये कॉइल मैंने फर्स्ट कॉइल सोल्व की, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस कितनी है R1, और सेकंड कॉइल
बिगर कॉइल उसकी रेडियस कितनी R2, उसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वी विल फॉलो वेक्टर रूल्स हेयर। तो पहले डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं इसके कारण देख रहा हूँ फर्स्ट कॉइल कारण, ये ऐसे डायरेक्शन है, फिंगर को इधर करेंगे, करंट की डायरेक्शन फिंगर, थंब हमें सेंटर पे डायरेक्शन देगा, आउटवर्ड आ रही है। सेकंड कॉइल के कारण ये भी आउटवर्ड आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर है उनकी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो मैं अगर ठीक है इसको हटाऊंगा, अरे दो डायरेक्शन से दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन का एंगल कितना 0, इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट कैंसिल, जस्ट a प्लस बी, यानी r इजकल टू a प्लस बी। ऐसे रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जस्ट अभी मान लो इसके कारण जो आया फर्स्ट कॉइल कारण B1 मान लो, दूसरी कारण B2, दोनों को ऐड कर दो। B1 कितना म्यू नोट I टू R1 एंड N1 टर्न है, दूसरा कितना, दोनों को ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब साथ ही हम यहाँ पे ये बात और कर लेते हैं, इफ करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो बच्चों, अभी तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैं अगर इस कॉइल की बात करता हूँ तो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा हो, यानी मैंने ये ऐसे सोल्व कर दी, तब क्या हो जाएगा आंसर, तब भी हम कैलकुलेट कर ले। देखो इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही इस साइड, इसके कारण करंट की दर अंदर की तरफ, तो यानी क्या मतलब हुआ, दो वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना कोस 180 कितना -1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या सिंबल यूज करना है माइनस का, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर करंट गिवन हो तो माइनस का। देखो इस यूनिट के अंदर डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार बोल रहे हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व आउट करना है। अब जस्ट आपको इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, कोई भी बुक हो NCERT वट एवर, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल है, जस्ट इनकी जगह वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने तो जस्ट कंसेप्ट अप्लाई करो, डायरेक्शन चेकआउट करो, आंसर मिल जाएगा। एक केस और पढ़ते हैं लास्ट, फिर इसके बाद ये ओवर हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल आप सारे ट्राई कर लेना, अगले लेक्चर में मैं करवाऊँगा सारे न्यूमेरिकल, लेक्चर लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। लेंथी लेक्चर आपको अच्छा नहीं लगता। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R, ठीक है, इन विच I करंट इज फ्लोइंग। देखो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, जैसे कि आपको बताया था मैंने म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई n अपॉन में R, ये आंसर आया था हमारा 2 पाई n, ये आया था ना आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल के बराबर है, तो जस्ट आप यहाँ क्या पुट करना, म्यू नोट I अपॉन R, थीटा जो भी गिवन है, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर यानी कि अगर मैं इसका बनाता हूँ डायग्राम, तो ऐसे बनाना है, ये मान लो सर्कुलर आर्क है, ये P ये Q, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ये एंगल कितना है थीटा, और ये सेंटर है, और ये रेडियस R है, ठीक है। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना है ये सारा के कारण P के कारण, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना सीधा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने सारे टाइप जितने भी पॉसिबल टाइप थे कंपटीशन एग्जाम के लिए और वैसे भी सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। आई होप यू विल enjoy दिस लेक्चर, इफ़ यू रियली enjoy दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।